हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने डेमोक्रेसी के इस सफर को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि 20वीं शताब्दी में कि कैसे डेमोक्रेसी का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। बट यहाँ पर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि सर डेमोक्रेसी क्या सिर्फ 20वीं शताब्दी में एक्सपेंड किया? क्या 20वीं शताब्दी से पहले डेमोक्रेसी नहीं था? तो हम लोग इसका जवाब ढूंढेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, जब भी बात आती है कि लोकतंत्र की क्रांति को लेकर, जब भी हम लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र के लिए रिवॉल्यूशन को लेकर, तो हमारे मन में एक ही रिवॉल्यूशन याद आता है और वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्योंकि फ्रांस में 1789 में जो फ्रांस का क्रांति हुआ, जिसने क्या किया, यूरोपियन के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र का भावना, लोकतंत्र का फीलिंग, नेशनलिज्म का फीलिंग उजागर करने का क्या लिया, कारण दिया। जैसे कि हम लोग अपने 9th क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, और हम लोग उसमें पढ़ भी चुके हैं कि यूरोपियन कंट्री में, ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में लोकतंत्र का जो भावना उजागर हुआ वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रांस में हुए फ्रांस की क्रांति में। तो फ्रांस की क्रांति भी हम लोग देखें कि 1789 ईस्वी में हुआ। अब हमारे मन में सवाल उठता है कि फ्रांस की क्रांति जिसने क्या किया, एक डेमोक्रेटिक सोच को पैदा करने का काम किया, एक सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी फ्रांस में स्थापित करने का काम किया, राजा की पावर को कम कर दिया। वहां पर भी हम नहीं कहेंगे कि वहां पर भी एक बार में क्या आया, ट्रू डेमोक्रेसी आ गया। वहां पर पहले डेमोक्रेसी आया, फिर से क्या हुआ, वहां डेमोक्रेसी को हटा दिया गया किसी कारणवश। लेकिन अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि 1789 के पहले क्या कोई भी ऐसा देश नहीं था जहां पर लोकतंत्र जैसा हालात था? नहीं। हम लोग कहेंगे कि हाँ था। एक देश जो कि सारे यूरोपियन कंट्री को अपने कॉलोनी के अंतर्गत रख चुका था, उसका नाम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में फ्रांस से बहुत पहले 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में फ्रांस से पहले ही क्या आया, एक डेमोक्रेसी का भावना आया। एक डेमोक्रेसी का भावना, जैसे वहां पर बहुत सारा पॉलिटिकल इवेंट ऐसा हुआ, बहुत सारा राजनीतिक घटना ऐसा हुआ जिसके कारण वहां के राजा के पावर को सीमित कर दिया गया, वहां के किंग के पावर को, वहां के फ्यूडल गॉड के पावर को, वहां के चर्च ऑथोरिटी के पावर को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया। मतलब संविधान के दायरे में लिया गया, जो कि पहले क्या था, बहुत ज्यादा इनॉर्मल था। अब यहाँ पर देखें, उसके जस्ट बाद का जब हम घटना याद करें तो हमारे सामने आता है उसी ब्रिटेन की कॉलोनी का घटना, और उसी ब्रिटेन की कॉलोनी नॉर्थ अमेरिका। तो 1776 ईस्वी को ना, 1776 ईस्वी को जो नॉर्थ अमेरिका, जो कि ब्रिटेन के अंतर्गत आता था, ब्रिटेन वहां पर उसको अपना कॉलोनी बनाया हुआ था, तो नॉर्थ अमेरिका में उजागर हुए लोकतंत्र की भावना के कारण नॉर्थ अमेरिका जो था वो ब्रिटेन से क्या हो गया, आजाद हो गया। उसके तत्पश्चात बहुत सारे कॉलोनी है ना, नॉर्थ अमेरिका जैसे ब्रिटेन से आजाद हुए और आपस में मिलकर यूएसए का फॉर्मेशन किए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बात हम लोग जब भी जिक्र करते हैं तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन, ये सब का बात जिक्र करते हैं। तो ये सब क्या था, पहले अलग अलग था, सब पर ब्रिटेन का कॉलोनी था, लेकिन समय के साथ लोगों के अंदर लोकतंत्र की भावना उजागर होने के साथ सारे लोग, सारा देश अपने अपने को आजाद करते गया ना, इंडिपेंडेंट होते गया और आपस में मिलकर यूएसए का फॉर्मेशन कर दिया। तो 1976 में क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका जो था वो ब्रिटेन के शासनकाल से मुक्त हो गया, और 1987 ईस्वी में यूएसए ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, एक संविधान को क्या किया, अडॉप्ट किया। बट इस संविधान के अकॉर्डिंगली सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, गिने चुने लोगों को ही वोट देने का अधिकार था ना, गिने चुने लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। हम कहेंगे कि वो तो डेमोक्रेसी स्थापित हो गया, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। बट हम ये नहीं कह सकते कि वो ट्रू डेमोक्रेसी था, क्योंकि वहां पर सभी लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा। उस समय जो भी यूरोपियन कंट्री में लोकतंत्र की भावना उत्पन्न हो रही थी, लोकतंत्र की भावना उजागर हो रही थी, है ना, वो सब रिवॉल्यूशन में बस
किसके लिए मांग था? तो राजनीतिक आजादी के लिए, है ना, पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग था, है ना, सभी लोगों का, वो मांग था कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, सबको समान वोट देने का अधिकार मिले। क्योंकि मुझे पता है कि पहले 20वीं सेंचुरी से जो भी पहले जो कि डेमोक्रेसी के श्रेणी में आया, डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आया, वहां पर क्या था, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता था। गिने चुने लोगों को, जो अमीर लोग थे, उनको वोट देने का अधिकार था, और उनमें भी महिलाओं को उनसे अलग रखा जाता था, महिलाओं को बिल्कुल भी वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन क्या हुआ, लोगों के अंदर जो लोकतंत्र का भावना उत्पन्न होना शुरू हो गया, डेमोक्रेसी वाला फीलिंग होना शुरू हो गया, तो उन्होंने रेवोल्यूशन के थ्रू मांग करना शुरू कर दिया। और उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग था, वो राइट टू वोट ऑफ एवरीवन, यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, और सबका वोट एक, यानी वन पर्सन वन वोट, है ना, एक आदमी एक वोट और वन वैल्यू, यानी वो एक इंसान एक वोट देगा और उसका वैल्यू कितना होगा, वन ही होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, है ना, या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा। सबके वोट का वैल्यू क्या होगा? एक होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सफरेज। दोनों क्या है? सेम चीज है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ देशों का मैंने एग्जांपल लिखा है कि कौन से कंट्री में कब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया। क्योंकि डेमोक्रेसी इससे जब पहले भी आया था, लेकिन वहां पर वोट देने का अधिकार सीमित लोगों के पास था। लेकिन जब ये चीज आया तो वहां पर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे वो कोई भी जाति से बिलोंग, कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो हम न्यूजीलैंड का बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड क्या था? न्यूजीलैंड एक पहला कंट्री था, न्यूजीलैंड सबसे पहला कंट्री था जिसने अपने देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था। और उसमें कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। समझ गया? उसके बाद रशिया 1917, जर्मनी 1918, नीदरलैंड 1919, ब्रिटेन 1928, है ना, श्रीलंका 1931, टर्की 1934, फ्रांस 1944, जापान 1935। देखिए यहाँ पर फ्रांस में लोकतंत्र कब आया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 हुआ कब यार? उसको वहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू कब हुआ? 1944। यानी तब यहाँ इस कंडीशन में कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी क्या हुआ? लागू हुआ। जापान 45, इंडिया 1950। आजाद कब हुआ? 47। हमारा संविधान लागू कब हुआ? 1950। उसी दिन हम लोग को क्या मिला? वोट देने का अधिकार मिला। हमारे देश में पहले वोट देने का अधिकार मिनिमम एज 21 ईयर था, लेकिन संशोधन करके उसे 18 साल कर दिया गया था। अर्जेंटीना 1951, ग्रीस 1952। तो ये क्या है? कुछ देश है जिनमें कब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया। तो ये हमारा क्या था? सबसे शुरुआती चरण डेमोक्रेसी का, है ना, जिसके लिए हम लोग कुछ नोट्स बनाए। आप लोग सबसे पहले इस नोट्स को अपनी कॉपी। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि एंड ऑफ कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म का मतलब पहले समझिए। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है वो कि जब कोई मजबूत देश जिसका इकोनॉमिक बड़ा ही मजबूत होता है, वो अपने से कमजोर देश को, अपने से वीक कंट्री पर अपना क्या करता है? अधिकार जमा लेता है। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म। क्या बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म। यानी उसको क्या कर देना? अपना कॉलोनी बना देना, उस पर जो भी अधिकार है मेरा रहेगा, तुम लोग अपना काम करो, बस आखिरी अधिकार किसका रहेगा? मेरा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि डेमोक्रेसी का रिसेंटली फेज में, मतलब स्टार्टिंग बिगिनर बड़ा अच्छा था कि सारा कंट्री धीरे धीरे क्या हो गया? डेमोक्रेसी में आना शुरू हो गया। सभी देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या हो गया? लागू होना शुरू हो गया। अब हम लोग को देखना है कि बाकी बचे देशों में, यहाँ पर कोई दूसरा देश कॉलोनी बनाया हुआ था, वहां पर क्या हुआ? कैसे वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं तो यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो वहां पर बहुत सारा देश ऐसा था जो कि कॉलोनी था।
है ना, बहुत सारा एशियन कंट्री और बहुत सारा अफ्रीकन कंट्री जो कि यूरोपियन कंट्री का क्या था, कॉलोनी था, बहुत लंबे समय तक क्या था, कॉलोनी था। वहां के लोगों ने आजादी पाने के लिए, वहां के लोगों ने अपने देश को लिबरेट, है ना, लिबर्टी स्थापित करने के लिए, अपने देश को आजाद करने के लिए बहुत सारा क्या किया, आंदोलन किया। उनमें से हमारा देश भी आता है। हमारे देश में भी, हमारे देश के बहुत सारे राष्ट्रवादी लोगों ने भी हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए नेशनल मूवमेंट किया, है ना, हमारे देश को, हमारे देश में लिबर्टी लाने के लिए नेशनल मूवमेंट किया। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आता है बच्चों, वो आता है कि जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, अंत हुआ, तो ब्रिटिश क्या हो गया, कमजोर हो गया, यूरोपियन कंट्री क्या हो गया, कमजोर हो गया। और कमजोर होने के कारण उसके अंतर्गत जो भी कॉलोनियल कंट्री आते थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, आजाद होना शुरू हो गए। उनके ब्रिटिश के शासनकाल से क्या हो गया, आजाद होना शुरू हो गए। और उनमें से हमारा देश भी आता है, इंडिया। हमारे देश में आजादी कब मिला हमको, 1947 में। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग को आजादी नहीं मिलता, हम लोग आजादी पर डिपेंडेंट थे विश्व युद्ध पर नहीं, लेकिन विश्व युद्ध के कारण हम लोग को जल्दी आजादी मिलता। अगर विश्व युद्ध नहीं होता तो हम लोग को आजादी मिलने में टाइम लग सकता था, कुछ 10 साल, 20 साल, 30 साल ज्यादा भी टाइम लग सकता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने क्या कर दिया, ब्रिटेन को कमजोर कर दिया, और जिसका रिजल्ट क्या हो गया कि उसका बहुत सारा कॉलोनियल कंट्री क्या हो गया, उससे आजाद होते गया, है ना। अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, घाना। देखिए घाना जो कंट्री है वो क्या है, वेस्टर्न अफ्रीका का एक कंट्री है, जो कि आजाद कब हुआ, यहाँ पर देखिए मैंने आपको सब नोट्स लिखवा दिया है कि इट वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस एंड इंस्पायर अदर कंट्री टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये सबसे पहला कंट्री था जो कि आजाद हुआ 1957 ईस्वी में, है ना। इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1957। और ये वेस्टर्न अफ्रीका या पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे पहला देश था, सबसे पहला देश था जो कि आजाद हुआ था। और इसने बाकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्री को भी क्या किया, इंस्पायर किया, है ना, और इंस्पिरेशन दिया वहां के लोगों के अंदर। वहां के लोगों ने भी क्या किया, नेशनलिस्ट मूवमेंट किया, और नेशनलिस्ट मूवमेंट से उन लोगों को भी क्या मिला, आजादी मिला, उन लोगों को भी क्या मिला, आजादी मिला। अब यहाँ पर एक शख्स का नाम आता है, उस शख्स का नाम आता है इनक्रुमा। इनक्रुमा कहेंगे कि एक ऐसा इंसान था जो कि एक सोनार का बेटा था, और ये पेशा से एक टीचर था। ये क्या था, एक पेशा से टीचर था। और अफ्रीका घाना में जो नेशनलिस्ट का मूवमेंट चल रहा था उसमें एक एक्टिव मेंबर था, उसमें एक एक्टिव मेंबर था। देखिए आप लोग को एक नोट में बताना चाहता हूं मैं कि घाना एक ऐसा कंट्री था जिसे, यहाँ पर देखिए, जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था, जिसे ब्रिटिश लोग क्या गोल्ड कोस्ट के नाम से, है ना, इसे जाने जाते थे। तो ये घाना का ऐसा कंट्री था जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। तो हम लोग ये इनक्रुमा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या था, घाना में उत्पन्न नेशनलिस्ट मूवमेंट का एक बहुत ही एक्टिव मेंबर था। और जैसे ही वो क्या हो गया, ब्रिटिश की कॉलोनी से आजाद हुआ, है ना, आजाद होने के बाद उसे क्या, घाना के प्रधानमंत्री पद से निर्वाचित किया गया, उसे घाना का क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। और उसके बाद उसे आजीवन काल के लिए, है ना, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए 1980 के बाद जो डेमोक्रेसी का जो सफर था वो बहुत सारे देशों में क्या हो गया, फैलना शुरू हो गया। 1980 के बाद डेमोक्रेसी जो था वो बहुत सारे देशों में, बहुत सारे कंट्री में क्या हो गया, फैलना क्या हो गया, शुरू हो गया। अब इसका पहला कारण अगर हम देखें तो पहला कारण इसका था कि सोवियत यूनियन में डिसइंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन, ये बहुत बड़ा कारण था डेमोक्रेसी के स्प्रेडिंग का। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, हम लोग प्रीवियस के टॉपिक में पढ़ चुके थे कि ईस्टर्न यूरोप का ज्यादातर जो कंट्री था, ईस्टर्न यूरोप का ज्यादातर जो कंट्री था वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था। कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब वहां पर एक कम्युनिस्ट पार्टी था
वन पार्टी था, कोई भी दूसरे पार्टी को अलाउ नहीं था फ्रीडम। और वो सब पार्टी किसके दिशा निर्देश पर, तो सोवियत यूनियन के दिशा निर्देश पर काम करता था, क्योंकि ये सबसे बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट था। तो ये तो मेरा हम यहाँ पर देख लिए कि हम लोग पोलैंड का कहानी देखें कि पोलैंड जो था वो कैसे सोवियत यूनियन यानी कम्युनिस्ट कंट्री से क्या हो गया, अपने आप को आजाद दिला पाया। उसी प्रकार उसका पड़ोसी देश भी था, वो कम्युनिस्ट स्टेट दैट इज सोवियत यूनियन से अपने आप को क्या धीरे धीरे आजाद होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और ये परिणाम क्या हुआ बच्चों, इसका रिजल्ट ये हुआ कि सोवियत यूनियन में डिसइंटीग्रेशन आना शुरू हो गया, वो कमजोर पड़ना शुरू हो गया। और उसका रिजल्ट हुआ कि वो 15 रिपब्लिक्स के बीच क्या हो गया, बट गया। यानी सोवियत यूनियन जो था वो 15 रिपब्लिक्स के बीच क्या हो गया, बट गया। सोवियत यूनियन जो एक वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट था, जो ईस्टर्न यूरोप पर एक कब्जा बना के रखा हुआ था, वो अपने अंदर आए कमजोरी के कारण वो 15 गणतंत्र में क्या हो गया, बट गया, जिसमें से ज्यादातर रिपब्लिक स्टेट जो था वो क्या हो गया, डेमोक्रेसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। मतलब अपने देश में क्या हो गया, लोकतंत्र क्या हो गया, स्थापना शुरू कर दिया। यानी यहाँ पर हम पहला पॉइंट करेंगे कि सोवियत यूनियन के ना डिसइंटीग्रेशन के कारण ही क्या हो गया, बहुत सारे ना जहां पर कम्युनिस्ट स्टेट था वो अपने आप को आजाद करना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गया। और इंडिपेंडेंट होने के साथ अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ये सबसे पहला कारण था कि सोवियत यूनियन में डिसइंटीग्रेशन, 15 रिपब्लिक में बंटना, ज्यादातर रिपब्लिक को अपने देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित करना। अगर हम उसके बाद अगर हम अपने भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, तो भारत का पड़ोसी देश की बात करें तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश का। तो 1990 के बाद श्रीलंका और 1990 से पहले श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों में क्या आर्मी रूल था, मतलब मिलिट्री वहां पर क्या अपना शासन चलाता था। लेकिन 1990 के बाद लोगों के अंदर आए नेशनलिस्ट फीलिंग के कारण है ना, उन्होंने जो डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन किया, उसका रिजल्ट हुआ कि वहां पर आर्मी रूल से क्या हुआ, डेमोक्रेसी में बदलाव हुआ। मतलब एक ट्रांजिशन फेज आया जहां पर 1990 में बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या हुआ, आर्मी रूल से कैसे बदला, आर्मी रूल से बदल गया आपका डेमोक्रेसी में। ये लेकिन अगर हम बात करें नेपाल, अपने एक और पड़ोसी देश की बात करें नेपाल, तो नेपाल में क्या था, मोनार्ची था। मोनार्ची का मतलब राजतंत्र होता है, जहां पर राजा के द्वारा क्या होता है, शासन चलाया जाता है। तो नेपाल के राजा ने भी क्या किया, अपने पावर को संविधान के अधीन ले आया। मतलब कहा गया ना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यहाँ पर एक वर्ड आएगा, मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होता है। नेपाल के राजा ने अपने बहुत सारे पावर को इलेक्टेड मेंबर, यानी जो वैसा मेंबर जिसे लोगों ने अपने वोट का यूज करके चुना है, उसके अधीन ले आया और उसके अपने पावर को उसके अधीन लाकर खुद को क्या बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना दिया। यानी वो राजा तो रह गया लेकिन किसके अधीन आ गया, वो संविधान के अधीन आ गया। यानी वो कोई भी काम अपने मन से नहीं करेगा, उसको जो काम करना है वो इलेक्टेड मेंबर के सलाह पर ही उसको काम करना पड़ेगा। यानी नेपाल में एक लागू हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, जो कि आपका ब्रिटेन में भी लागू हुआ था। तो नेपाल के राजा ने खुद को क्या कर दिया, संविधान के दायरे में ले आया। बट ये चीज क्या हो गया, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। ये चीज आपका ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। 1996 के बाद है ना, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ साहब ने, जो कि मिलिट्री का प्रमुख था, उसने क्या कर दिया, पाकिस्तान में फिर से लोकतंत्र को भंग करके, लोकतंत्र को हटाकर फिर से वहां पर मिलिट्री रूल ले आया। अपने आप को राष्ट्रपति निर्वाचित करके वहां पर बहुत सालों के लिए शासन किया। नेपाल की बात करें तो नेपाल में जैसे ही नया राजा आया, जैसे ही क्या आया, नया राजा आया, उसने सारे संवैधानिक चुने गए मेंबर्स को क्या कर दिया, हटा दिया। और उस पुराने राजा के समय में जिन पॉलिटिकल पार्टी को या जिन संवैधानिक सीट को अधिकार दिया गया था, सबको क्या कर लिया, वापस ले लिया। मतलब एक रिवाइज पेश आया, जहां पर पहले डेमोक्रेसी आया और फिर से समय बीतने के साथ फिर से डेमोक्रेसी को हटाकर फिर से क्या कर दिया गया, वहां पर
फिर से आर्मी रूल या एब्सोल्यूट मोनार्ची क्या कर दिया, लागू कर दिया। यहाँ पर मोनार्ची दो टाइप आया, एक आया एब्सोल्यूट मोनार्ची, एक आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। एब्सोल्यूट मोनार्ची का मतलब होता है बच्चों कि जहां पर शासन जो होता है वो टोटली क्या होता है, राजा के अकॉर्डिंगली चलता है। राजा जो कब मन करेगा, उसका जो मन करेगा वो करेगा, उसके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब राजा का पावर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ जाता है। वो कोई भी काम अपने अकॉर्डिंगली नहीं कर सकता है, उसे सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर का क्या होता है, सपोर्ट चाहिए। हम यहाँ पर देखें कि फिर भी ये तो कुछ एक्सेप्शन कंट्री था, ऐसा फिर भी हम देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रियों ने क्या किया, अपने ट्रांजिशन फेज को गो ऑन करते गया। मतलब लगभग 2005 ईस्वी में 140 देश ऐसे थे, 140 देश ऐसे थे जिन्होंने क्या, अपने देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित किया। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज में हमारे वर्ल्ड में बहुत सारा ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र स्थापित नहीं है। और इसी की घटना को हम लोग स्टार्ट करेंगे म्यांमार के। यहाँ पर हम लोग म्यांमार की घटना को देखेंगे कि म्यांमार जो कि जिसे पहले बुर्मा के नाम से ही जाना जाता था, वो ब्रिटिश के कॉलोनी था। लेकिन 1948 ईस्वी में वो क्या हो गया, ब्रिटिश के शासनकाल से आजाद हो गया और अपने देश के अंदर क्या हुआ, लोकतंत्र स्थापित करने में सफलता पाया। 1948 में वो ब्रिटिश के शासनकाल से आजाद हो गया और अपने देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में क्या हो गया, सामने लाया। बट क्या हुआ, वो जो डेमोक्रेसी था म्यांमार में वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया कि 1962 ईस्वी में मिलिट्री के एक टुकड़ियों ने वहां पर आक्रमण करके वहां के डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंका और वहां पर अपना क्या कर दिया, मिलिट्री शासन स्थापित कर दिया। लेकिन क्या हो गया, 30 साल के बाद फिर से वो समय आया जब वहां पर इलेक्शन क्या हुआ, हेल्ड किया गया। 30 साल के बाद लगभग 1990 ईस्वी, लगभग 30 साल के बाद 1990 ईस्वी में इलेक्शन किया गया। सबसे पहली बार इलेक्शन किया गया जिसमें द लीग फॉर डेमोक्रेसी, द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो कि है ना, जो कि ऑंग सैन सूची के द्वारा नेतृत्व किया जाता था। उन्होंने क्या किया, उनके पार्टी ने इस इलेक्शन को जीता और वहां पर क्या किया, सरकार बनाया। वहां पर क्या किया बच्चों, सरकार आया। फिर से मैं 1962 ईस्वी में मिलिट्री के द्वारा डेमोक्रेसी को ओवरथ्रोन किया गया। 1990 ईस्वी में लगभग 30 साल के बाद फिर से वहां पर चुनाव हुआ। बट चुनाव हुआ वहां पर बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, एक पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसका नेता कौन था, ऑंग सैन सूची, है ना, उन्होंने क्या किया, उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव जीता, वहां पर सरकार बनाया। लेकिन सरकार बनाने का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। वहां का जो मिलिट्री शासन था उसने क्या किया, इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। इस चीज को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, बिल्कुल वो लोग झुकने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वो लोगों ने बोला कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता हूं, मैं इस इलेक्शन को नहीं पहचानता हूं, मेरे लिए ये सब क्या है, यूजलेस चीज है। यहां तक की बात नहीं रुका, यहां तक की बात नहीं रुका। मिलिट्री के लोगों ने, मिलिट्री के लीडर्स ने क्या किया, अब जितना भी प्रो डेमोक्रेसी का जो मेंबर था, यानी वैसे लोग जो डेमोक्रेसी का चाहत रखते हुए आंदोलन किए थे, चुनाव लड़े थे, सारे मेंबर्स को उनके घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया, मतलब हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जनता के सामने जाने का, है ना, जनता के सामने जाने का अधिकार नहीं दिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया। और यहाँ तक कि उन्होंने इतना ज्यादा कोरेसिव नेचर दिखाया कि उन्होंने जो भी ऐसे लोग जो कि पब्लिकली क्या कर रहे हैं, अपने सोच को प्रसार कर रहे हैं, पब्लिकली मिलिट्री रूल को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन सब लोगों को क्या लगभग 20 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। मतलब ऐसा नियम लाया वो लोग कि अगर कोई भी
कोई भी म्यांमार का जनता, अगर कोई भी म्यांमार का जनता पब्लिकली तौर पर भीड़ लगा के डेमोक्रेसी की भावना को, इस तरह की भावना को अगर फैलाता है तो उसे 20 साल तक जेल कर दे दिया जाएगा, उसे 20 साल तक जेल दे दिया जाता। यहाँ तक कि वो लोगों का भावना, वो लोग का नेचर इतना ज्यादा क्या हो गया, दर्दनाक हो चुका था, कोरेसिव हो चुका था, जिसके कारण लगभग 6 से 10 लाख लोगों को, लगभग बुर्मा के 6 से 10 लाख लोगों को उनके घर से उखाड़ फेंक, है ना, उनके घर से निकाल दिया गया था। और वो सारे लोग, बेचारे लोग, वो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना शेल्टर ढूंढने के लिए उन्हें शेल्टर किसी और देश, किसी और जगह पर लेना पड़ा था। फिर भी क्या हुआ, जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का जो नेता था ऑंग सान सू ची, उन्होंने अपना ये काम छोड़ा नहीं, उन्होंने घर के अंदर ही नजरबंद रहकर ही डेमोक्रेसी की इस भावना को, डेमोक्रेसी के इस आंदोलन को जारी रखा, कैरी ऑन रखा, है ना। और जिसके लिए सूची को इंटरनेशनल दर्जा मिला, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उनके इस आंदोलन को पहचान मिली। और इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनको जो पहचान मिला, उसके लिए उनको शांति का पुरस्कार मिला, मतलब शांति फैलाने के लिए उनको नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया, उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया। आज भी हम लोग देखते हैं कि म्यांमार का जनता जो है अपने देश के अंदर एक सुसंगठित ट्रू डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए हमेशा आंदोलन करते रहती है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था रिसेंट पेज, यानी कि हाल फिलहाल में डेमोक्रेसी का कौन सा रूप हम लोग देखा। कि हम लोग बांग्लादेश देखे, पाकिस्तान देखे, जहाँ पर आर्मी रूल से डेमोक्रेसी आया, फिर क्या हुआ, डेमोक्रेसी से वहाँ पर आर्मी रूल आया, हम लोग वहाँ पर